आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो उत्तर प्रदेश के एक ज़िले सीतापुर शहर से है, जहां का एक थाना लगता है महमूदाबाद। तो दरअसल इसी क्षेत्र का एक गांव फतेह खिंडवा मंजरे सिद्दीपुर का ये वाकया है। 15 जून 2022 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त होगा, जब एक घर का छोटा बेटा रोज़ी रोटी कमाने के लिए लखनऊ जाता है। तो उसने वहाँ से फ़ोन किया और अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ठीक ठाक यहाँ पर पहुँच गया हूँ और रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। क्या आप लोग भी ठीक हैं और आपको भी दिक्कत तो नहीं हुई? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तू तो ठीक पहुँच गया है, लेकिन तेरा जो भैया है जयकरण, वो अभी तक घर पर नहीं पहुँचा है। जब माँ छोटे बेटे से ये बताती है तो दूर बैठे बैठे उसकी बेचैनी बढ़ जाती है और वो कहता है कि मैंने तो उनको बहुत सही समय पर छोड़ दिया था, और जैसे ही उन्होंने मुझे बस में बिठाया वो कहने लगे कि मैं सीधा घर जा रहा हूँ। और इस पर माँ कहती है कि नहीं बेटा, वो अभी तक घर पर नहीं आया है और ना ही उसका नंबर मिल रहा है। उसके सारे दोस्तों से भी हमने पता कर लिया है और उसका कुछ भी पता नहीं है, कोई सुराग नहीं मिला और वो कहाँ है, किस हालत में है। तभी तुरंत छोटा बेटा अपने पिता उत्तम कुमार रावत को फ़ोन करता है और कहता है कि बड़े भैया का कहीं भी पता नहीं चल रहा है और जल्दी से पुलिस में जाकर आप रिपोर्ट लिखाओ, उनसे मदद मांगो। तब उसका पिता सीधा नज़दीकी महमूदाबाद पुलिस थाने में जाता है और वहां जाकर अपने ही बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट वो दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि साहब, मेरा बेटा शाम को लगभग 6 या 6:30 के आसपास मेरे ही छोटे बेटे को बस स्टॉप तक छोड़ने गया था, लेकिन अभी तक वापस लौटकर नहीं आया है और उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। जब पुलिस ने ये रिपोर्ट दर्ज की तो मामले को गंभीरता से लिया गया और ये जो बड़ा बेटा था जयकरण रावत, ये भी विदेश में रहता था, सऊदी अरब में ये खाने कमाने के लिए गया हुआ था। मगर अभी पिछले दिनों से 10 मई 2022 को वो अपने परिवार से मिलने के लिए आया हुआ था, जहां उसकी अपने काफ़ी सारे दोस्तों से मुलाकात भी हुई थी, रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। उसका हर जगह तब से ही आना जाना लगा हुआ था। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज जिस तरह से वो अचानक गायब हुआ उसको देखकर यकीन नहीं हो रहा था। तो इस तरह से बिना बताए वो कहीं नहीं जाता था, क्योंकि उसको गायब हुए काफ़ी वक्त हो गया था। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे और उसका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा था। अब पुलिस वालों ने और सैकड़ों गांव वालों ने मिलकर इस गांव से लेकर बस स्टॉप तक उसको तलाश करने की कोशिश की और आखिरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद वो व्यक्ति भद्रा, एक ईंट भट्टा है, उसकी सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़ा हुआ मिलता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने मार कर वहाँ पर डाल दिया हो और उसके साथ लूटपाट भी की गई थी। लेकिन जब पुलिस वाले और गांव वाले उसके पास पहुंचते हैं तो उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उससे पता चलता है कि उसके साथ कोई ज़्यादा मारपीट तो नहीं हुई है, लेकिन चाकुओं से गोद कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। अब देखिए, ऐसा मंजर जब पुलिस वालों को अपनी आंखों से दिखाई देता है तो वो भी यहाँ सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि मामला ही इतना गहरा था और इस मामले को और भी ज़्यादा गहराई से वो लेते हैं। वहाँ के अलग अलग लोगों से पूछताछ करते हैं, साथ ही जिस रास्ते पर उसकी लाश मिली थी उस रास्ते के हर गुजरने वाले इंसान से पूछताछ की जाती है। उसकी मोबाइल डिटेल भी सर्विलांस पर लगाई जाती है और डॉग स्क्वाड के माध्यम से और फॉरेंसिक टीम के माध्यम से तमाम तरह की कोशिशें लगातार की जा रही थीं। और एक तरफ जहां उसके परिवार वालों का बुरा हाल था, रो रो कर वो परेशान थे, तो वहीं जो छोटा भाई अभी विदेश गया ही था वो भी लौटकर वापस अपने घर आता है और रोता बिलखता हुआ पुलिस वालों से कहता है कि मैं नौकरी करने के लिए जा रहा था, मेरी नई नई नौकरी लगी थी और भैया मुझे अपने गांव से बड्डूपुर बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए आए थे। ये बस स्टॉप बाराबंकी ज़िले में लगता है, जबकि ये सीतापुर ज़िले के रहने वाले थे। तो जब छोटा भाई आकर पुलिस वालों को अपना बयान देता है
तो ये सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बात अलग थी। क्योंकि छोटे भाई का रो रो कर बुरा हाल था। जब ये बस स्टॉप पर बैठने के लिए जा रहा था, तब बड़ा भाई इससे कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ, लेकिन छोटा भाई मना कर रहा था कि नहीं, तुम घर पर रहो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो और किसी साधन से तुम चले जाओ। बार बार छोटा भाई बड़े भाई को लेकर बस एक ही बात कर रहा था कि आज भैया को जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। ना मैं जाता और ना वो मुझे छोड़ने के लिए आते और ना उनके साथ इतना बड़ा हादसा होता। यही एक बात पुलिस वालों को भी परेशान कर रही थी। साथ ही बड़े भाई की जो पत्नी थी उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। माता पिता भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लगभग इस घटना को 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन इस घटना के संबंध में पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा था। पुलिस के हाथ खाली थे और पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार करें तो क्या करें, और किसने उसको इतनी बुरी तरह से मारा है और क्यों मारा है। जबकि जयकरण रावत विदेश में नौकरी करता था। अगर दुश्मनी की बात करें तो यहाँ कोई दुश्मन भी उसके ऐसा कोई नहीं होगा। तो जब पुलिस उसके छोटे भाई विशाल से बार बार पूछती है, उससे बातचीत करती है, तब बार बार बात करने में वो अलग अलग बातें करने लगता है, जिस पर पुलिस को थोड़ा बहुत शक हो रहा था। लेकिन क्योंकि ये एक ही घर का मामला था, तो पुलिस इसको समय समय पर शक भी नहीं कर सकती थी, दबाव भी नहीं बना सकती थी, क्योंकि सैकड़ों लोग गांव वाले मरने वाले व्यक्ति के पक्ष में थे। इसलिए पुलिस के लिए ये बहुत मुश्किल था। जहां एक घर का एक भाई मर चुका था और दूसरे भाई से ज़्यादा पूछताछ की नहीं जा सकती थी, पुलिस पर गांव की पब्लिक भड़क सकती थी। इसलिए पुलिस ने ये सूझबूझ से काम लेते हुए धीरे धीरे करके बातचीत करने की कोशिश की, अलग अलग सवाल करने की कोशिश की। तो विशाल सवालों में घिरने लगा, विशाल सवालों में उलझने लगा और उसके अल्फाज लड़खड़ाने लगे। फिर आखिरकार कुछ ही देर के बाद उसने सच उगल दिया। देखिए, जब सार्वजनिक तौर पर उससे पूछा जा रहा था, पब्लिक के सामने उसने जो सच बताया, उसको सुनने के बाद कि लोगों को यकीन नहीं हुआ। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हैरान हो गए कि आजकल रिश्ते क्या इतने कमज़ोर हो चुके हैं, जो सगे भाई बहनों पर इतने भारी पड़ चुके हैं। क्या आपस में सगा भाई भाई का दुश्मन हो सकता है? तो दरअसल जब ये विशाल छोटा भाई पूरी कहानी पुलिस को बताता है, तो वो कहता है कि मेरे बड़े भाई 2 या 2.5 साल से सऊदी अरब में काम करते थे, लेकिन इस बार 10 मई को जब वो घर वापस आए थे, उसके कुछ दिन बाद भैया किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच में वो अपनी भाभी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था, जिसको बड़े भाई जयकरण ने देख लिया था। यानी उसके अपनी ही भाभी के साथ अवैध संबंध थे। एक दिन जब अचानक ही जयकरण की घर में एंट्री होती है, तो वो अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई यानी देवर भाभी को आपस में संबंध बनाते हुए देख लेता है। लेकिन ये बड़ा भाई था, समझदार था, तो उस वक्त उसने कोई गंभीर फैसला नहीं लिया। पहले उसने दोनों को प्यार से ही समझाया और छोटे भाई से कहा कि तुम्हें यहाँ से दूर जाकर कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए, तुम्हें घर में नहीं रुकना चाहिए। और जब यही बातें उसने अपने माता पिता से भी बताईं, तब माता पिता ने भी समझाने की कोशिश की, क्योंकि घर परिवार का मसला था, घर परिवार की बात थी। अगर बात घर से बाहर जाती तो शायद घर की बदनामी हो जाती। इसलिए घर वालों ने ये तय किया कि इसको घर से बाहर नौकरी कर लेनी चाहिए। और जब नौकरी के लिए उस पर लगातार दबाव बनने लगा, तो आखिरकार एक दिन छोटे भाई को लखनऊ में नौकरी मिल जाती है, उसकी नौकरी हो जाती है। और 15 जून 2022 का वो दिन था जब उसने घर वालों से कहा कि मुझे इस दिन लखनऊ जाना है। पूरी तैयारी हो चुकी थी, बस वो जा ही रहा था। लेकिन जाते जाते बड़ा भाई इंसानियत के नाते छोटे भाई से कहता है कि तुम इतनी दूर अकेले कैसे जाओगे, मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ और वहाँ से बस आएगी, तुम बस में बैठ कर चले जाना। बस इतना कहकर वो अपने भाई के साथ घर से निकल जाता है। यहाँ पर जो हुआ कुछ और ही देखने को मिला।
यानी उसको बस स्टॉप तक लेकर तो गया, लेकिन बस में बैठा कर नहीं आया, क्योंकि उसी रास्ते पर जो भद्रा ईंट भट्टा पड़ता है, उसी भट्टे के पास उस छोटे भाई ने, जो अपने बड़े भाई के साथ पीछे बाइक पर बैठा हुआ था, उसने चलती हुई बाइक से बहुत ज़ोर से अपने भाई के सर में भारी वस्तु मारी और साथ ही चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। फिर उसको मारकर उसी रास्ते पर डाल दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे उसको जाना था वैसे वैसे ही वो वहाँ से निकल गया और सीधा लखनऊ पहुँच जाता है। और लखनऊ पहुँचने के बाद उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया, लेकिन जब माँ बाप ने फ़ोन पर बात की, उसे बताया कि बड़ा भाई घर नहीं लौटा है, तो उससे उनने बेखबरी जाहिर की कि मुझे कुछ नहीं पता है। वो सीधा मुझे छोड़कर वापस चले गए थे। उसके ही सगे छोटे भाई ने उसके साथ ऐसा कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। उसके बावजूद भी ये छोटा भाई इस तरह से व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और देखिए, पुलिस वाले जब उसकी पत्नी से भी पूछताछ करते हैं तो पत्नी कहती है कि उसका पति क्योंकि कई साल के लिए बाहर चला जाता था और वो घर में अकेली रहती थी, तो उसके देवर की ही उस पर बुरी नीयत रहती थी। और एक दिन जब वो बाथरूम में नहाकर निकल रही थी, बाथरूम से बाहर आई, तो उसी दौरान उसके देवर ने अपनी भाभी को एक ऐसी अवस्था में देखा जिसकी वजह से उसने एक वीडियो बनाई, रिकॉर्ड किया और उसी वीडियो के माध्यम से आए दिन उसने अपनी भाभी को टॉर्चर किया और उसके साथ इसी तरह लगातार गंदा काम करना शुरू कर दिया। वो उससे कहता था कि अगर तुम रोज़ाना मेरे साथ ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, उसे अपलोड कर दूंगा और तुम्हारी इज्जत जो है खाक में मिल जाएगी। बस इसी बात की वजह से, इसी डर की वजह से वो महिला किसी से कुछ नहीं कह सकी और लगातार लंबे समय से वो अपने देवर का शिकार बनी रही। देवर लगातार उसका शोषण करता रहा। भरे पूरे परिवार में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। तो जब ये सच्चाई लोगों के सामने आई और पुलिस ने जब इस केस पर, इस हत्याकांड पर जांच पड़ताल की, तो इसमें महिला का कोई दोष नहीं मिला। उसमें महिला दोषी नहीं निकली। उसका अगर दोष था तो सिर्फ इतना कि उसने ये सच पहले ही अपने पति को नहीं बताया, अपने सास ससुर को नहीं बताया। काश अगर उस वक्त उसने पहले ही अपने पति या अपने सास ससुर को ये बात बता दी होती तो ये कत्ल आज होता ही नहीं, उसका पति आज जिंदा होता और घर में खुशहाली रहती। तो इस रिश्ते ने एक भयानक रूप इख्तियार किया। भाभी के रिश्ते बने देवर के साथ और ऐसे ही संबंध बनते रहे। हालांकि पूरी सच्चाई जानने के बाद पुलिस ने उसके छोटे भाई आरोपी को जेल भेज दिया और पुलिस की यही कोशिश है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चार्जशीट लगाकर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके। तो ये काम पुलिस ने अपना जितना भी था वो बाईमानदारी किया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।